नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। मैं बात कर रहा हूं गांधी परिवार से प्रियंका गांधी जी की, जिनकी कुंडली का विश्लेषण मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, ये डेट ऑफ बर्थ जो मेरे पास उपलब्ध है, ये गांधी परिवार की ही किसी नजदीकी व्यक्ति ने मुझे उपलब्ध कराई है और वो चाहते थे कि ये कुंडली का विश्लेषण भी मैं करूं। दोस्तों, इस कुंडली के विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि इसे व्यक्तिगत तौर पर ना लें, इसे एक केवल ज्योतिष के नॉलेज के रूप में लें, ताकि आप उन चीजों को समझ पाएं जो कुंडली के आधार पर हमारे जीवन में तय होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस पूरी कुंडली का विश्लेषण। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मिथुन लगन की कुंडली बनती है और मिथुन लगन की कुंडली के स्वामी बुध देव खुद बैठे हुए हैं सप्तम भाव के अंदर। ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर विवाह के बाद में एक विशेष परिस्थितियों का निर्माण होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि विवाह के बाद में उनके जीवन में बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज भी आते हैं जो पहले शायद नहीं थे। यानी कि विवाह के बाद भी व्यक्ति को उसके जीवन के अंदर पहले से अधिक सुख सुविधाएं मिलती है यदि लग्नेश खुद सप्तम भाव में चले जाएं तो यहां पर निसंदेह है शादी से पहले और शादी के बाद के जीवन के अंदर इनके जीवन में सुधार जरूर हुआ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस कुंडली के अंदर सेकंड भाव में केतु है और केतु यहां पर चंद्रमा की राशि में है। चूंकि मिथुन लगन के अंदर चंद्रमा कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं, ऐसे में केतु सेकंड भाव में होने पर क्या होगा? केतु वाणी का घर है, कुटुंब का घर है और धन का भी घर है। कुटुंब हमारा यहां पर अच्छा होता है, वाणी का प्रभाव भी अच्छा होता है, धन का सुख भी हमें मिलता है, लेकिन केतु के चंद्रमा की राशि में होने के कारण से बेशक हमारा कुटुंब कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका फायदा हमें कभी नहीं मिल पाता है। बेशक धन हमारे पास अपार हो, लेकिन फिर भी धन की व्यवस्थाओं में या धन के संचालन में या धन के मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आएगी। यानी कि आपकी संपत्ति कहीं ना कहीं विवादों में जरूर रहेगी, पैसा कहीं ना कहीं अटकेगा जरूर, क्योंकि केतु चंद्रमा की राशि में है। और केतु के कारण से यहां पर वाणी का प्रभाव तो बढ़ेगा, यानी आप बात करने में बहुत एक्सपर्ट होंगे। आप हर बात को बहुत ही सभ्य शब्दों के अंदर और बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज के साथ में अपनी बात कहने में सक्षम है, लेकिन चंद्रमा की राशि में होने के कारण से उसका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। एक होती है दोस्तों डिलीवरी, एक होती है उसका इंपैक्ट। तो यह डिलीवरी तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी वाणी की, लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं आ पाएगा। जब भी ये कोई बात कहते हैं, डिलीवरी बहुत शानदार होती है, लेकिन उसका इंपैक्ट उतना नहीं आ पाता जितना ये एक्सपेक्ट करते हैं। यही कारण है कि इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे ज्वलंत होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट हम तक नहीं पहुंच पाता, यानी जनता तक नहीं पहुंच पाता। ये केतु के कारण से है कि यहां पर केतु चंद्रमा की राशि में होने के कारण से केतु के अच्छे प्रभाव भी हमें यहां पर नहीं मिल पाते, क्योंकि केतु क्रिएटिविटी देता है, लेकिन चंद्रमा की राशि में होने के कारण से और चंद्रमा इस कुंडली में मारक होने के कारण से उसका फायदा हमें नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा की। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर नीच का होकर के छठे भाव में बैठा है। छठा भाव हमारा होता है रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन का। चंद्रमा छठे भाव में नीच का होकर के बैठे होने के कारण से हमारे यहां पर हमेशा अज्ञात शत्रु जीवन में बने रहते हैं। हमें कभी भी वो मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती जो हम डिजर्व करते हैं। दोस्त बहुत सारे होंगे, लेकिन बदलते रहते हैं। अक्सर वही लोग हमें धोखा देते हैं जिन पर हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। और चंद्रमा के कारण से बेवजह जीवन में वो लिटिगेशन भी हमको मिलता है जो गलती हमने जीवन में की ही नहीं, कि इनके कारण से ऐसा हो गया। अरे भाई, हम तो वहां मौजूद ही नहीं थे, फिर हमारे कारण से कैसा हो गया? तो दोस्तों, चंद्रमा जो छठे भाव में बैठा है और यहां नीच का भी है, ऐसे में इनके जीवन के अंदर हमेशा इनकी तरक्की के अंदर इनके ही लोग बाधक बनेंगे और हमेशा तरक्की के रास्ते में
कोई ना कोई अड़चन जरूर आती रहेगी, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में बैठ करके आपको हाउस ऑफ कंपटीशन के अंदर फेलियर कर देते हैं। यानी कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ भी रही होगी तो उसको आने से पहले कई इतनी सारी मुसीबतें पहले आ जाएंगी कि आप पहले उसको फेस करिए, उसके बाद में जाके अपॉर्चुनिटी लीजिए। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि जब बहुत छोटे मार्जिन से हमें सफलता मिलते मिलते रह जाए। जैसे अक्सर स्टूडेंट तैयारी करते हैं, कई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 98 पर सिलेक्शन है और उनके 97.99% मार्क्स आए, मात्र छोटे से मार्जिन से उनका सिलेक्शन रह गया। तो यहां भी इनके साथ में जीवन में ऐसा जरूर होगा, जब बहुत छोटे मार्जिन से हमें सफलताएं ना मिले, चंद्रमा यह काम जरूर करवाता है। ऐसे में इन्हें सबसे ज्यादा अपने जीवन में अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अपने ही कहीं ना कहीं इन्हें चोट जरूर पहुंचाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सूर्य की। सूर्य कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में मारक भी हैं। ऐसे में वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां व्यक्ति के साथ में जरूर होती है। यानी कि यहां पर परेशानी का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि पति पत्नी में अनबन है। वैवाहिक जीवन की परेशानी का मतलब है कि जो हम सौहार्दपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन, वहां कुछ ना कुछ अड़चनें आती है, कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि हमारा वैवाहिक जीवन जो है उससे प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए पति के साथ कोई परेशानी है तो भी आपका जीवन प्रभावित होगा, और मान लीजिए पत्नी के साथ कोई परेशानी है तो पति का वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। यानी यहां पर वैवाहिक जीवन जरूर प्रभावित होता है। इस बात के पूरे संकेत सूर्य के कारण से यहां पर मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों सूर्य यहां पर बैठकर एक काम और करेगा। सूर्य की दृष्टि लग्न भाव पर आती है और सूर्य कुंडली में मारक है। ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन में कभी झुकता नहीं है। कोई उनको आदेश दे, कोई उनको अपने तरीके से काम करवाए उनसे, ये वो कभी बर्दाश्त ही नहीं हो सकता इनको। यानी यहां पर व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान जरूरत से ज्यादा प्रिय हो जाता है। व्यक्ति अपनी गर्दन कटवा सकता है लेकिन किसी के आगे झुकेगा नहीं। ये गुण सूर्य के कारण से इनके जीवन में जरूर आएगा। ऐसे व्यक्ति अपने तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं और उन्हें किसी और का नेतृत्व कभी स्वीकार भी नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों गुरु की। गुरु भी इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव का गुरु यहां पर वैवाहिक जीवन का सुख देता है। सूर्य के कारण से डिस्टर्ब होगा, लेकिन बुध खुद बैठे हैं और बृहस्पति खुद वहां पर है। ऐसे में यहां पर वैवाहिक जीवन का सुख भी पूर्ण रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हां, सूर्य का अंतर प्रत्यंतर जब जब आएगा, जब जब वैवाहिक जीवन में परेशानियां भी जरूर आएंगी। यानी किसी न किसी तरह की तकलीफ का व्यक्ति को सामना जरूर करना पड़ता है। बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ करके जब लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो यहां पर दोस्तों व्यक्ति को ज्ञानवान, सूझवान भी बनाते हैं। आपको कहीं भी व्यक्ति के स्वभाव में ऐसा नहीं लगेगा कि व्यक्ति ज्ञानवान नहीं है, सूझवान नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। उसकी पर्सनालिटी में आपको एक शालीनता भी नजर आएगी और एक विवेकपूर्ण व्यक्ति आपको जरूर नजर आएगा, यदि लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो। ऐसे व्यक्ति बेशक चाहे उनके पास में शिक्षा की डिग्री कुछ भी ना हो, लेकिन जब वो किसी से बात करते हैं तो लगता है कि व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है। यहां पर दोस्तों एक चीज को समझना है कि ज्योतिष जो बनाई गई या ज्योतिष के सिद्धांत जब लिखे गए तब यहां बृहस्पति को मुख्य माना गया, बुध को नहीं। क्योंकि बुध बुद्धि देता है, शैक्षणिक योग्यता दे सकता है, लेकिन बृहस्पति आपको ज्ञान देता है। और बुद्धि और ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन यहां पर दोनों की दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण से ये बुद्धिमान भी होंगे और ज्ञानी भी होंगे, लेकिन थोड़े हठी भी होंगे सूर्य के कारण से। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बात यहां पर है कि देखिए सूर्य साथ में बैठा है, लेकिन ना उसने बुध को अस्त किया है, ना बृहस्पति को अस्त किया है। ऐसे में तीनों ग्रहों के गुण इनको जरूर मिलेंगे। तो बुद्धिमान भी है, कैलकुलेटिव है, अपना नफा नुकसान इन्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, ज्ञानवान भी है और एक बहुत समझदार पर्सनैलिटी भी है। लेकिन हठी भी है, क्रोधी भी है, किसी के आगे नहीं झुकेंगे, ये चीज भी इनके अंदर जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव का राहु जब भी कुंडली के अंदर होता है तो व्यक्ति को एक विशेष गुण देता है, डिटेक्टिव सोच देता है।
व्यक्ति कहीं भी जाता है तो वहां की सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेता है, यानी कंप्लीट एनालिसिस करता है किसी चीज का कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, करने से फायदा होगा या नहीं होगा, ये सामने वाला व्यक्ति आया है तो मुझे क्या कहना चाहता है, इसके पीछे इसका मोटिव क्या है। ये जो गहरी सोच होती है, रिसर्च की सोच होती है, डिटेक्टिव की सोच होती है, इन्वेस्टिगेशन करने की सोच होती है, ये राहु के कारण से मिलती है। अगर राहु अष्टम भाव में हो तो वो व्यक्ति विद्याओं को सीखने के अंदर बहुत एक्सपर्ट होता है। इसलिए जो लोग ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं, अगर उनका शुभ स्थिति में राहु अष्टम में है या बृहस्पति शुभ स्थिति में अष्टम में है, ऐसे लोग ज्योतिष बन सकते हैं, ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं। चूंकि राहु यहां पर इनकी कुंडली के अंदर शनि की राशि में बैठा हुआ है और शनि कुंडली के अंदर योग कारक है, ऐसे में ये ज्ञानी जरूर होंगे, समझदार होंगे, डिटेक्टिव सोच रखने वाले होंगे, किसी भी चीज को बहुत डेप्थ में जाकर एनालिसिस करने वाले होंगे और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर काम को करने वाले होंगे। ये योग्यता इनके अंदर जरूर होगी। अब दोस्तों बात करते हैं शुक्र की। शुक्र कुंडली के अंदर नवम भाव में बैठा है और नवम भाव का शुक्र कुंडली के अंदर बहुत ही शुभ होता है। खासतौर पर मिथुन लगन की कुंडली की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो नवम भाव में बैठ करके शुक्र व्यक्ति के भाग्य में बढ़ोतरी करता है, पिता के सुख में बढ़ोतरी करता है। अब दोस्तों यहां पर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पिता के सुख में बढ़ोतरी करता है, लेकिन यहां तो इनके पिता बहुत छोटी आयु में चले गए थे। तो दोस्तों एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि लड़की की कुंडली के अंदर पिता का सुख केवल शादी तक ही देखा जाता है, क्योंकि शादी के बाद के अंदर व्यक्ति का अपने पिता से दूर होना निश्चित है। लेकिन यही कुंडली यदि लड़के की होगी तो आपको नवम भाव से पिता का सुख भी देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर चूंकि लड़की की कुंडली है, ऐसे में हमें यह देखना होगा नवम भाव से कि पिता के साथ व्यक्ति की वैचारिकता कैसी रहने वाली है। तो यहां पर यह अपने पिता की लाडली जरूर रहने वाली है और इनके मन में भी अपने पिता को लेकर के बहुत प्रेम रहने वाला है और पिता और पुत्री का संबंध बहुत ही मधुर रहने वाला है जब तक पिता के साथ ही रहेंगी। और दोस्तों शुक्र की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, ऐसे में व्यक्ति बहुत ही शालीनता के साथ, सुंदर तरीके से, भव्यता के साथ, बढ़िया तरीके से काम करने की काबिलियत भी रखता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र नवम भाव में बैठकर के भाग्य में वृद्धि तो करेगा ही, लेकिन साथ में तीसरे भाव पर दृष्टि डालता है तो व्यक्ति की वर्किंग एफिशिएंसी को भी बहुत बढ़ा देता है। अब दोस्तों बात करते हैं मंगल की। मंगल इस कुंडली के अंदर दशम भाव में बैठा है। दशम भाव का मंगल मिथुन लगन की कुंडली में कभी भी शुभ फल नहीं देगा। ऐसे में इन्हें अपने जीवन के अंदर अपना प्रोफेशन सेट करने में हमेशा दिक्कत रहने वाली है। यानी व्यक्ति लाख चाहने के बावजूद भी अपना प्रोफेशन, अपना कामकाज, अपना बिजनेस, अपना करियर कभी सेट नहीं कर पाता है। यह मंगल के कारण से जरूर होता है और खासतौर पे जब होगा, जब मंगल की महादशा चल रही हो, तब तो व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता। अब दोस्तों यहां पर एक बात समझिए, व्यक्ति जीवन में क्या करता है, या तो नौकरी करता है या उसका कोई अपना बिजनेस है, उसका प्रोफेशन होता है। छठे भाव में चंद्रमा नीच का होकर के बैठा है और दशम भाव में मंगल जो है वो मारक बन करके बैठा है। ऐसे में व्यक्ति का करियर कहीं भी सेट नहीं हो पाता। तभी आप देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष की बेटी होने के बावजूद भी यहां पर इन्हें उसका उतना बड़ा एडवांटेज नहीं मिला जो उन्हें मिल सकता था। यानी बार बार कांग्रेस के अंदर ये बात उठती है कि इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि मंगल और चंद्रमा बैठ करके ये होने ही नहीं देंगे। कुछ ना कुछ अड़चन यहां पर जरूर आती रहेगी और वो चीज कभी हो नहीं पाती है। दोस्तों आगे हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि कब, कहां, कौन से समय पर इनको कौन से वो फल थे जो इनको मिलने चाहिए थे। लेकिन अभी हम सिर्फ गुणों की बात कर रहे हैं कि कुंडली के आधार पर व्यक्ति को क्या क्या गुण मिलते हैं, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कैसी होती है और जीवन में कौन सा सुख उसे मिलता है या नहीं मिलता है, या उसकी कमी होती है या बढ़ोतरी होती है। मंगल की दृष्टि लग्न पर भी पड़ेगी, इसके कारण से व्यक्ति अपने तरीके से काम करने वाला होता है। यानी आप अगर उसको कहें इस काम को ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना है, इस तरीके से नियम फॉलो करने हैं, तो व्यक्ति कहता है ये मुझसे नहीं होगा, आप मुझे काम दे दीजिए, मैं आपको काम करके दे दूंगी, दैट्स इट। आप मुझे ये मत बताइए कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नियम कायदों में बंद करके मैं काम नहीं कर सकती, ये भी इनके साथ में जरूर होगा। अब दोस्तों लग्न पर सूर्य की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। ऐसे में व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक होता है। ऐसे में दोस्तों व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक होता है, उसे जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा, कोई दूसरा उससे जबरदस्ती वो काम नहीं करवा सकता। मंगल की सप्तम दृष्टि
चौथे भाव पर पड़ती है, ऐसे में व्यक्ति के जीवन के अंदर बेशक चाहे जितनी भी दौलत क्यों ना हो, कभी भी वो दौलत का पूरा फायदा नहीं उठा पाता। यानी जीवन के अंदर जो सुख सुविधाएं उसके आसपास है, उसका भी पूरा फायदा व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उठा पाता। यह मंगल के कारण से जरूर होता है। और मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो पुत्र संतान के योग भी यहां पर जरूर बनेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं शनि की। शनि कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव का शनि कुंडली के अंदर योग कारक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे में व्यक्ति का संबंध विदेशों से बनता है। शनि की तीसरी दृष्टि 2nd भाव पर पड़ती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को धन का, कुटुंब का सुख भी मिलता है। 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ती है, जहां पर चंद्रमा पहले से मौजूद है। ऐसे में चंद्रमा के नेगेटिव रिजल्ट को कम करने का काम शनि यहां पर जरूर करेगा। जो चंद्रमा के नेगेटिव रोल हमको यहां पर देखने को मिल रहे थे, उसके अंदर कमी करने का काम शनि जरूर करता है। यानी व्यक्ति को हाउस ऑफ कंपटीशन के अंदर सक्सेसफुल कराने की कोशिश करेगा। मित्रों से, दुश्मनों से, जो उनका अहित करने वाले हैं, उनसे सावधान भी करेगा और उन पर विजय भी दिलवाएगा। और इसकी 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ती है, तो व्यक्ति के भाग्य में भी वृद्धि करेगा। अब दोस्तों ये कुंडली का एनालिसिस तो हमें यह बताता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, उसको सुख सुविधाएं कैसे मिलेंगी, जीवन में कहां क्या परेशानी है, ये सब तो हमने समझ लिया। बात आती है कि ये कब हमारे साथ घटित होगा, हमें जीवन के किस काल में कौन सा फल मिलेगा, तो उसको देखने के लिए दोस्तों हमें महादशाओं पर जाना पड़ेगा। तो यहां पर महादशाओं की जब हम बात करेंगे, तो शनि की महादशा में ये पैदा हुए। शनि की महादशा में पैदा हुए, कुंडली के अंदर शनि योग कारक है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुखद रहेगा। और 1980 तक शनि की महादशा थी, यानी 1980 तक का समय इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनके कुटुंब के लिए बहुत अच्छा था, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पर दूसरे भाव पर पड़ रही है। और 1980 तक की हम बात करेंगे, तो यहां पर देखिए दोस्तों कि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर होने के कारण से परिवार भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और इनके जीवन में कहीं भी दुश्मनों का हावी होना ये कभी नहीं होगा। यानी परिवार की हम बात करें तो यहां पर सुरक्षित है, दुश्मनों से व्यक्ति सुरक्षित है और व्यक्ति का भाग्य भी उसका साथ देता है। ये शनि की महादशा के कारण से 1980 तक इनके साथ में जरूर होगा। यानी कि जब ये 8 वर्ष के रहेंगे तब तक ये इनके जीवन में घटित होगा। यानी यहां पर परिवार के अंदर बढ़ोतरी होना, परिवार के सुखों में बढ़ोतरी होना और परिवार के दुश्मनों में कमी होना, स्वाभाविक तौर पर ये गुण इनको जरूर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों 17 वर्ष की इनको बुध की महादशा आरंभ हुई, 1980 से लेकर के 1997 तक। 1997 तक बुध की महादशा थी और बुध कुंडली के अंदर 7वें भाव में बैठे हैं। ऐसे में व्यक्ति बुद्धिमान है, कैलकुलेटिव है, तो यहां पर व्यक्ति अपनी पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल करता है, होशियार होता है, जीवन में जहां जो उसको करना है उसको अच्छी तरह से पता होता है और व्यक्ति बहुत ही आसानी से अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ता चला जाता है। और दोस्तों यहां पर चूंकि बुध की महादशा भी चल रही है और ऐसे में बुध यहां पर 7वें भाव में बैठे हैं, तो विवाह में भी कोई अड़चन यहां पर नहीं आने वाली है। और दोस्तों बुध के बाद में फिर इनको केतु की दशा शुरू होती है। केतु इनकी कुंडली में 1997 से 2004 के बीच में रहे, 97 से लेकर 2004 तक। चूंकि केतु यहां पर कुटुंब के घर में बैठे हैं, लेकिन यहां पर केतु चंद्रमा की राशि में होने के कारण से और चंद्रमा का कुंडली के 6ठे भाव में होने के कारण से यहां पर इनके जीवन के अंदर पारिवारिक परिस्थितियां कुछ प्रॉब्लमेटिक भी जरूर होंगी। ये 2004 तक का समय रहेगा दोस्तों, जब इन्हें यहां पर पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियां यहां पर विकट होंगी, परेशान करने वाली होंगी, उसको भी इनको मैनेज करना पड़ेगा और जीवन के अंदर शत्रुओं का पलड़ा भारी हो, ऐसी परिस्थितियां भी यहां पर जरूर बनेगी। लेकिन दोस्तों 2004 से लेकर के 2024 तक के लिए इन्हें एक महादशा आरंभ हो रही है और वो है शुक्र की। और शुक्र कुंडली के अंदर भाग्य स्थान पर बैठे हैं और 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। और जब राजनीति की बात आती है तो तीसरे भाव का अच्छा होना बहुत जरूरी है। यानी यदि यहां पर 2004 के अंदर इन्होंने राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से आने का फैसला कर लिया होता, तो निस्संदेह 2004 के अंदर ये भारत के प्रधानमंत्री बन सकती थी। दोस्तों बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं और प्रामाणिकता के साथ कहने जा रहा हूं।
2004 के अंदर यदि इन्होंने सक्रिय तौर पर राजनीति में प्रवेश कर लिया होता तो यहां पर यह भारत के प्रधानमंत्री भी बनती, चूंकि वहां पर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। ऐसे समय में वो एक मौका इनके पास ऐसा था जब ये प्रधानमंत्री बन सकती थी, ग्रहों का साथ इन्हें मिल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में बैठकर, जैसा मैंने आपको बताया, हाउस ऑफ कंपटीशन में फेलियर कर देता है। मंगल दशम भाव में बैठकर के व्यक्ति के करियर को सेट होने नहीं देगा, और लग्न पर सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण से व्यक्ति कभी झुकने को तैयार नहीं होता। ऐसे में एकमात्र कारण यह बन सकता है कि यहां पर गठबंधन की सरकार है और हमें अपने तरीके से काम करने की आजादी नहीं होगी, इसलिए हो सकता है कि उस समय पर इन्होंने यह प्रपोजल स्वीकार ना किया हो कि जब हमें पूर्ण रूप से अपनी बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिलेगा तभी हम इस दौड़ में आगे आएंगे। लेकिन दोस्तों, ये एक फैसला इनके जिंदगी का बहुत बड़ा गलत फैसला साबित हुआ है। यदि ये 2004 के अंदर किसी भी कारण से यदि प्रधानमंत्री बन जाती तो 2024 तक का समय इनको फेवरेबल था। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक मौका जो हमें प्लैनेट अपनी जिंदगी में देते हैं, यदि हम उस समय को उपयोग ना कर पाए तो फिर प्लैनेट भी हमें वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इसीलिए जिंदगी के अंदर सही समय पर सही एक्शन का लेना भी बहुत जरूरी है। 2004 इनके जिंदगी का वो समय था जब इनकी जिंदगी के अंदर किस्मत ने दरवाजे खोले, इनके राजनीति में आने का इनको मौका मिला। तीसरे भाव सक्रिय था, वहां पर भाग्य स्थान यहां पर प्रबल था, और अगर ये चाहते तो यहां पर बहुत बड़ा पद इन्हें मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसका कारण भी मैंने आपको बताया। लेकिन प्रयास करते, उन ग्रहों का कुछ समाधान किया जा सकता था तो निस्संदेह ये प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। और बात केवल इतनी सी नहीं है कि प्रधानमंत्री बन सकते थे, 20 साल तक इन्हें शासन करने का मौका मिलता, क्योंकि 2024 तक अभी शुक्र की महादशा चल रही है, लेकिन मौका चला गया। अब बात करते हैं दोस्तों, फिर अब क्या होगा आगे। 2024 के बाद दोस्तों इन्हें सूर्य की महादशा आरंभ होगी, और सूर्य की महादशा इन्हें नेगेटिव जाएगी, यानी 2024 के बाद में, उसके बाद सूर्य, 2024 से सूर्य लगेंगे, सूर्य के बाद में फिर चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, और तीनों ग्रह यहां पर मारक है। यानी 2024 के बाद इनकी राजनीति में आने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी जो अभी तक आप देखते हैं कि प्रियंका गांधी को राजनीति में लाना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, ये सब अटकलें 2024 तक के लिए है। होगा तो 2024 तक के लिए होगा, लेकिन 2024 के बाद में फिर सारे दरवाजे बंद हैं। उसके बाद आगे बढ़ने का मौका इन्हें जीवन में नहीं मिलेगा। बल्कि 2024 के बाद में वैवाहिक जीवन में भी कुछ कड़वाहट आए, यह भी संभव है, क्योंकि अभी तक सूर्य यहां बैठे थे, लेकिन अब उसकी महादशा आरंभ हो रही है। तो 2024 के बाद में इन्हें यहां पर वैवाहिक जीवन को लेकर के भी, इनके स्वभाव को भी लेकर के, और इनके कार्य क्षेत्र को लेकर के भी, क्योंकि तीसरा भाव इनका सूर्य की राशि का है, यानी तीसरे भाव का मालिक सूर्य है, और तीसरा भाव हमारी राजनीतिक ताकत को भी दिखाता है। ऐसे में 2024 के बाद में इनके लिए राजनीति के दरवाजे बंद हो जाएं, इसकी पूरी संभावना है। या ये राजनीति में आना ही ना चाहे, या कोई ऐसा कारण बने कि अगर राजनीति में आ भी जाएं तो उसका कोई फायदा इन्हें ना मिले। यानी जीवन का जो सबसे स्वर्णिम काल था 2004 से लेकर के 2024 तक का, वो समय इनका यूं ही चला गया। कारण वही है कि चंद्रमा छठे भाव में, दशम भाव में मंगल, और उन दोनों ने मिलकर के व्यक्ति को अपनी किस्मत के दरवाजे खुले तो सही, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करने दिया। दोस्तों इस कुंडली के अंदर यही एक बात ऐसी थी जो बहुत ही शानदार थी, विचित्र थी, और इसीलिए मैं वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि कैसे हम एक निर्णय से अपनी जिंदगी के स्वर्णिम अवसर को भी खो देते हैं। और इस वीडियो को बनाने से पहले, चूंकि मुझे डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए थी, इसीलिए मुझे गांधी परिवार के किसी नजदीकी व्यक्ति ने मुझे शेयर की, और फिर मैंने इसको हॉस्पिटल से टैली किया, उसके बाद जाकर के वीडियो बना करके मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, क्योंकि इसमें कोई एरर होगा ही नहीं। लेकिन 2024 तक का वक्त अभी भी इनके लिए फेवर का है। उसमें बुध की अंतरदशा चल रही है शुक्र में,
तो ऐसे में दोस्तों यहां पर यदि ये अभी भी सक्रिय तौर पर राजनीति में आएंगी तो 2024 तक पार्टी को और खुद को फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन 2024 के बाद में कोई ऐसा कारण नहीं बनता जो इनको राजनीतिक फायदा देगा। तब राजनीति में आना सिर्फ और सिर्फ बेईमानी है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह ठीक उसी तरह से है दोस्तों, जैसे एक किसान को पता है कि मुझे गेहूं की फसल कब बोनी है। यदि उससे पहले वो बुआई कर दे तो भी उसे गेहूं नहीं मिलेगा और उसके बाद करेगा तो भी उसे गेहूं नहीं मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलर उस टाइम पर यदि वो फसल बोएगा तो उसे गेहूं जरूर मिलेगा। यही हमारे जीवन में भी होता है। पर्टिकुलर उस टाइम पर जिस समय ग्रह हमें कुछ करने के लिए कह रहे हैं, यदि हम उस समय पर वो करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलेंगे, और यदि हम नहीं करते हैं तो रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। ये चीज दोस्तों दोनों तरफ से लागू होती है। नेगेटिव समय पर भी लागू होती है, पॉजिटिव समय पर भी लागू होती है। जैसे पॉजिटिव समय पर यदि हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा, उसी तरीके से यदि नेगेटिव समय पर यदि हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कर्म का सिद्धांत यहां पर बहुत ज्यादा लागू होता है कि कर्म के द्वारा हम अपने नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड करती है कि हमारा कौन सा समय पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। दोस्तों, इतना अच्छा मौका जिंदगी का इनके हाथ से निकल गया, यह वास्तव में बहुत दुखद है। थोड़ी देर के लिए इस चीज को अलग रखिए, कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, हम सिर्फ कुंडली एनालिसिस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार होती देश का क्या होता है, बीजेपी की सरकार होती देश का क्या होता है, वो एक अलग विषय है, वो एक राजनीतिक चर्चा है, उसको हम किसी राजनीतिक मंच पर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें केवल और केवल कुंडली एनालिसिस करनी है, क्योंकि एक कुंडली एनालिसिस से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को यह मोटिवेशन जरूर मिलता है कि हमें सही समय कौन सा है जब हमें सही कर्म करना चाहिए, और वो कौन सा समय ऐसा है जब हमें डिफेंसिव मोड में आना चाहिए या हमें कर्म नहीं करना चाहिए, अपने कर्मों में शिथिलता लानी चाहिए ताकि हमें नेगेटिव रिजल्ट ना मिले। जैसे दोस्तों तूफान आता है तो हम अपने घरों में बैठ जाते हैं, वहां हमें अपनी जान की सुरक्षा पहले करनी होती है। जैसे अभी प्रेजेंट में लॉकडाउन के समय पर हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी सारी गतिविधियों को बंद कर दिया, हम अपने घरों में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय हमें यही इंडिकेशन दे रहा है। अगर हम ये नहीं करते तो क्या होता? कोरोना महामारी की चपेट में हम आ जाते, हो सकता है हमारी जान भी चली जाती। तो यहां पर वस्तु स्थिति को देखते हुए हमने अपना कर्म निर्धारित किया कि हमें अपने घरों में रहना है, और इसका इंपैक्ट हमने यहां देखा भी है। तो इसी तरह से दोस्तों ज्योतिष आपको यह बताती है कि कब, कहां, कैसे, क्या एक्शन आपका होना ही चाहिए, जो आपकी मदद जरूर करेगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा कुंडली एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं और भी बड़ी शख्सियत की कुंडलियां लेकर के आपके सामने आऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यदि आपके पास भी कोई रियल डाटा है किसी ऐसे व्यक्ति का जो वास्तव में आइडियल है दुनिया के लिए, या जो एक विशेष हस्ती है, या जिनके जीवन में एक विशेष कोई ऐसा मौका आया है जब उनको बहुत कुछ मिल सकता था, अगर ऐसी कोई शख्सियत आपकी नॉलेज में है, जिनकी रियल डाटा आपके पास है, तो आप मुझे जरूर दीजिएगा। मैं उस पर भी वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।